हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ मेरे बच्चे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में जो कल का क्लास का हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे। टैक्स के ओवरव्यू लिए थे ना, उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। सो आज की क्लास हम अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको बताया था कि टैक्स जो होता है एक लैटिन वर्ड, टैक्स जो होता है एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। इट इज ए मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड अपॉन ए टैक्स पेयर। बट हर एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज एक टैक्स नहीं है। टैक्स हम उसी को बोलेंगे जो किसी एक्ट के बेस पर हमसे कलेक्ट किया गया हो या किसी रूल के बेस पर हमसे कलेक्ट किया गया हो, उसी को हम बोलेंगे टैक्स। देन उसके बाद हम डिस्कस किए थे हमारा जो टैक्स है वो दो तरह का है। एक तो डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। हमारा जो टैक्स है वो कितने तरह का है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? अगर लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पे है तो वो डायरेक्ट टैक्स है। आज हम डिफरेंस भी देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। लेवी और बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पर है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद हमने देखे थे कि हमारा इनकम टैक्स कब लगता है हम पर? जब हम क्या करते हैं, जब हम इनकम कमाते हैं तब हम पर इनकम टैक्स लगता है। मतलब इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट इनकम अराइज होने पर होता है और जीएसटी में सप्लाई होने पर होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। देन इसके बाद हम देखे थे कि जो इनकम के आने की अनलिमिटेड सोर्स है, इनकम की जाने की लिमिटेड सोर्स है। मतलब इनकम अनलिमिटेड सोर्स से आता है। अनलिमिटेड सोर्स, इनकम अनलिमिटेड सोर्स से आता है। बट इनकम के जाने का हमारा कितना हेड्स है? लिमिटेड सोर्स है। जैसे कि हमारा इनकम जाने का 5 हेड्स है, मतलब लिमिटेड सोर्स है। हमारा जो हेड्स ऑफ इनकम है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो। जैसे कि ये हमारा हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम। इनकम का हेड्स कितना है हमारा? टोटल 1 2 3 4 एंड 5। जैसे कि सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है पीजीबीपी, चौथा है कैपिटल गेन एंड पांचवा है अदर सोर्स। मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ये हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम है। हमारा इनकम कहीं से भी अर्न हो सकता है। अगर इनकम जो जाएगा वो लिमिटेड सोर्स पर जाएगा। जैसे कि सैलरी में जाएगा कब हमारा इनकम? अगर हम सैलरी में कुछ इनकम कमाते हैं, जैसे कि जहां पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो, वहां पर इनकम हमारा जाएगा सैलरी हेड में। हाउस प्रॉपर्टी में कब जाएगा? जब हम रेंटल इनकम कमा रहे हैं तब इनकम हमारा जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। देन पीजीबीपी में इनकम कब जाएगा? जब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें इनकम कब जाएगा? जब हम क्या करेंगे, जब हम प्रॉफिट कमाते हैं बिजनेस या प्रोफेशन से। जैसे कि देन उसके बाद कैपिटल गेन में हमारा इनकम कब जाएगा? जब क्या करते हैं हम कुछ कैपिटल एसेट को सेल करके उससे कुछ इनकम कमाते हैं। जैसे कि कैपिटल एसेट जो है ना, कैपिटल एसेट क्या है या हम देखेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में। देन अदर सोर्स क्या है? अदर सोर्स में अगर कुछ ऐसा इनकम है जो इन 4 हेड में नहीं आएगा, ना ही वो सैलरी में आएगा, ना वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ना वो पीजीबीपी में और ना कैपिटल गेन में, देन वो कहाँ आएगा? अदर सोर्स में आएगा। और जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स, मतलब जिसका कोई नहीं उसका भगवान जैसे होता है, यहाँ पर भी वैसा है, जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स। अदर सोर्स में सारा का सारा इनकम आएगा। जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम होगा, जो इन चारों में नहीं आएगा वो यहाँ पर आएगा अदर सोर्स में। देन इसके बाद हम देखे थे छोटे छोटे वर्ड्स देखे थे, जैसे कि एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होता है, ये देखे थे हम। छोटे छोटे वर्ड्स क्या थे? एक्ट्स। प्रैक्टिकल्स में हम करेंगे इनकम टैक्स में, डोंट वरी। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा स्टार्टिंग पार्ट का थ्योरी है ना, बेसिक कंसेप्ट तक इंट्रोडक्शन, हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक इंट्रोडक्शन का और एक बेसिक कंसेप्ट का। देन उसके बाद 5 हेड्स का सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हम क्या लिखे थे? टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, ये सब। देन इसके बाद
हम देखे थे एक्ट। एक्ट में हमेशा याद रखना, एक्ट में बड़ा होता है ए, छोटा होता है सी, छोटा होता है टी। देन एक्ट मतलब व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक्ट बोलता है। रूल्स क्या बोलता है, रूल्स बोलता है हाउ टू डू, हमको कैसे करना चाहिए, मतलब कैसे करेंगे ये बोलता है रूल्स, हाउ टू डू। एक्ट क्या बोलता है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, रूल्स बोलता है हाउ टू डू। इसके बाद हम देखे थे व्हाट इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है ये हम देखे थे। टैक्स प्लानिंग का क्या होता है, जब हम क्या करते हैं लीगली तरीके से डिडक्शन, चैप्टर 6A के डिडक्शन होता है, डिडक्शन और एग्जेम्पशन को यूज करके टैक्स को घटाता है, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। हम अगर डिडक्शन और एग्जेम्पशन को यूज करके टैक्स को कमाते हैं तो उसको बोलते हैं हम टैक्स प्लानिंग। देन उसके बाद हम देखे थे टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, अगर हम लॉ में कुछ लू फॉल्स निकाल कर, लॉ में कुछ भी लू फॉल्स है उसको निकाल कर अगर हम टैक्स को कम करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, टैक्स अवॉइडेंस। देन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस के बाद हम और एक कॉन्सेप्ट देखे थे जो था टैक्स इवाजन। टैक्स इवाजन का मतलब क्या है, अगर हम क्या करेंगे इलीगली तरीके से टैक्स को कम करेंगे तो उसको बोलेंगे हम टैक्स इवाजन। देन हम देखे थे नोटिफिकेशन सर्कुलर क्या होता है। नोटिफिकेशन जो होता है वो आरसीसी और डिपार्टमेंट दोनों के ऊपर बाइंडिंग होता है। सर्कुलर जो होता है वो कुछ चेंजेस आया अगर वो डिपार्टमेंट के ऊपर सिर्फ बाइंडिंग होता है। देन उसके बाद हम आज की क्लास में सीखेंगे कि एक बिल, पता है आपको एक्ट बनता कैसे है, एक्ट हमारा जो है वो कैसे बनता है ये हम देखेंगे। मैं इसीलिए इसको पढ़ा रही हूँ, हम इनकम टैक्स एक्ट ही पढ़ेंगे 1961। ओके, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बोल रही हूँ। पहले तो एक्ट हमारा कैसे बनता है, पहले बिल होता है, आपको पता है बिल होता है दो तरह का बिल, एक तो मनी बिल होता है, एक तो मनी बिल, दूसरा होता है ऑर्डिनरी बिल। एक होता है मनी बिल, दूसरा होता है ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल में क्या आएगा, मनी बिल ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल एक तरह का बिल है जो मनी बिल के अंदर आता है। पहले तो हमारा जो बिल है वो पहले जाएगा, मनी बिल हमेशा जाता है पहले लोकसभा के पास, लोकसभा देन जाता है वो राज्यसभा के पास, राज्यसभा, देन जाता है वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, प्रेसिडेंट असेंट। यहाँ पर प्रेसिडेंट का कंसेंट नहीं होता है, याद रखना, प्रेसिडेंट का हमेशा असेंट होता है, क्योंकि कंसेंट जो होता है वो कभी भी रिवोक हो सकता है बट असेंट कभी भी रिवोक नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट का असेंट होता है। पहले बिल, मनी बिल जाएगा लोकसभा के पास, देन जाएगा राज्यसभा के पास, देन प्रेसिडेंट असेंट के लिए। टोटल 75 डेज लगता है। अगर राज्यसभा को कुछ व्यूज देना है तो उसको 14 डेज लगता है। टोटल हमारा 75 डेज लगता है। देन कहीं जाकर हमारा एक्ट बनता है। देन ऑर्डिनरी बिल वो पहले लोकसभा के पास जाए या राज्यसभा के पास जाए, पहले वो कोई भी हाउस को मतलब जा सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, वो पहले राज्यसभा को भी जा सकता है देन लोकसभा को भी जा सकता है, मतलब ऑर्डिनरी बिल किसी के पास पहले जा सकता है। देन ऐसे ही हमारा एक्ट बनता है। दो तरह का बिल होता है, एक मनी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी, उससे आप ले लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देन उसके बाद बिल, हमारा बिल का कंसेप्ट क्लियर है। अभी हम आज की क्लास में देखेंगे व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, डिफरेंसेस दिखेंगे। जैसे कि ये जो देखो लाइंस कितना अच्छा बन गया, मेरी बहुत अच्छी है लाइंस। ओके, मैं लिखती हूँ हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। ओके,
ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंसेस क्या है। डायरेक्ट टैक्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अगर लेवी एंड बर्डन, लेवी एंड बर्डन में इसीलिए रिपीट कर रही हूँ आपको याद हो जाए, अगर लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पर है देन वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। अगर लेवी एंड बर्डन दूसरे पर्सन पर है तो वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, लेवी बर्डन सेम पर्सन पर है तो वो डायरेक्ट टैक्स है, लेवी बर्डन दूसरे पर्सन पर है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि मतलब अगर सुई आपको लगेगी तो दर्द भी आपको होगा, देन वो क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स। ऐसा तो नहीं है कि सुई आपको लगेगी किसी और का दर्द होगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो अगर हुआ भी तो वो इनडायरेक्ट टैक्स, जस्ट एज्यूम कर लेते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जैसे कि हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। कैसे देते हैं हम, जब हमारा इनकम आता है तभी हम इनकम टैक्स देते हैं, अपनी जेब से ही देते हैं, किसी और को बोलते हैं कि आप मेरे लिए टैक्स दे दो, नहीं होता। तो लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पर है तो वो डायरेक्ट टैक्स, देन लेवी एंड बर्डन डिफरेंट पर्सन पर है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे कैसे, डिफरेंट पर्सन पर जब सप्लायर हमको गुड्स सप्लाई करता है, हम गुड्स खरीद लेते हैं, फिर वो क्या करता है, हमारे जेब पर हाथ डालता है, हमारे जेब से वो निकालता है पैसा, टैक्स वो लेकर जाता है, गवर्नमेंट को देता है। तो वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। लेवी किसी और पर, बर्डन किसी और पर आया, अल्टीमेट बर्डन हम पर आया। देन कस्टमर और कंज्यूमर के बीच डिफरेंस होता है, ये याद रखना। लेवी एंड बर्डन ऑन सेम पर्सन डायरेक्ट टैक्स, लेवी एंड बर्डन ऑन डिफरेंट पर्सन इनडायरेक्ट टैक्स। देन यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल देंगे अगर डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स। देन यहाँ पर क्या देंगे, एग्जाम्पल अगर देंगे जीएसटी एंड कस्टम। ओके, देन एग्जाम्पल हो गया। देन डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टैक्स भी बढ़ेगा, टैक्स भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। जीएसटी को हम, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर मतलब क्या, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टैक्स घटेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। रिग्रेसिव मतलब फिक्स नेचर। ओके, रिग्रेसिव मतलब फिक्स नेचर, प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टैक्स बढ़ेगा, ये होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर मतलब फिक्स नेचर, मतलब हमारा इनकम कुछ भी हो हमको फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि हमारा जीएसटी में है 5, 12, 18, 28 4 रेट है ना, देन वो क्या है, रिग्रेसिव। मतलब आप अगर एक चीज खरीदने के लिए जाओ, वहां पर आप जितना टैक्स दोगे, सपोज आप किसी आइटम पर 18% टैक्स दिए, अंबानी जी भी जाएंगे वो भी 18% ही टैक्स देंगे, वो ज्यादा नहीं देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर। देन यह होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। इनकम टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड जीएसटी हमारा रिग्रेसिव इन नेचर। यहाँ पर जो कंसेप्ट होता है वो एओआई और पीओआई का एक कंसेप्ट होता है, बट यहाँ पर एओआई पीओआई का कंसेप्ट नहीं है। एओआई एंड पीओआई का कंसेप्ट, नो कंसेप्ट ऑफ एओआई एंड पीओआई। एओआई का मतलब असेसमेंट ईयर, पीओआई का मतलब प्रीवियस ईयर। ओके, एओआई जो होता है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर कब नहीं होता है, जब इनडायरेक्ट टैक्स में असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं होता है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जीएसटी में आपने कभी सुना है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं है। बट डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में आपने सुना है असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, टैक्स देने वाला साल। प्रीवियस ईयर क्या होता है, इनकम कमाने वाला साल। तो असेसमेंट में जस्ट ओवरव्यू के लिए बोल रही हूँ, बेसिक कंसेप्ट के चैप्टर में मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। ओके, देन असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, इनकम पर टैक्स देते हैं। देन प्रीवियस ईयर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर पावर जो होता है डायरेक्ट टैक्स में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होता है। जैसे जीएसटी में सीजीएसटी का भी है, एसजीएसटी का भी है, तो वहां पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दोनों के हाथ में है, सीजी के पास है और एसजी के पास है। सीबीडीटी क्या होता है, इसका डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट है,
डिपार्टमेंट वो क्या है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये होता है सीबीडीटी। सीबीआईसी क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। देन यहाँ पर टैक्सेबल इवेंट कब आता है, टैक्सेबल इवेंट आता है जब हम इनकम अराइज करते हैं, तब टैक्सेबल इनकम मतलब हम तब टैक्स देते हैं। यहाँ पर सप्लाई पर आता है और जीएसटी में इंपोर्ट, जीएसटी में सप्लाई पर आता है और कस्टम में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होने पर आता है। बस ये था हमारा डिफरेंस। क्या देखे, पहला डिफरेंस में हम देखे हमारा लेवी बर्डन अगर सेम पर्सन पर आया तो वो डायरेक्ट टैक्स है, ये एग्जांपल इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स। देन अगर लेवी बर्डन दूसरे पर्सन पर आया तो वो इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल जीएसटी एंड कस्टम। देन यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगी। एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो है रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो उससे कोई मतलब नहीं हमको, हमारा टैक्स हमेशा फिक्स नेचर का होता है। देन उसके बाद हम क्या देखें कि टैक्सेबल इवेंट यहाँ पर होता है क्या, इनकम के अराइज होने पर यहाँ पर होता है सप्लाई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गुड्स हो। देन डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ पर सीबीडीटी है, यहाँ पर सीबीआईसी है। डायरेक्ट टैक्स में डिपार्टमेंट, डायरेक्ट टैक्स में पास में पावर सीजी के पास है, इनडायरेक्ट टैक्स में पावर सीजी और एसजी के पास है। देन डायरेक्ट टैक्स में असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में नो कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस। तो अभी हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। जीएसटी और इनकम टैक्स का मीनिंग क्या है, जैसे कि अगर हम देखेंगे मीनिंग क्या है, इनकम टैक्स का मीनिंग क्या है, इनकम टैक्स इज ए टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन विद इन देयर जुरिडिक्शंस। मतलब इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाता है हम पर, हम जितना हमारे इनकम कमाते हैं विद इन हमारे जुरिडिक्शन में, हम जितना ही इनकम कमाते हैं उस पर जो हम टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में स्लैब रेट होता है, याद रखना। देन एज पर आर्टिकल 366(12) है, जीएसटी के बारे में वो क्या बोलता है, जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये याद रखना, हमारा जो पेट्रोल पर जीएसटी है वो आज नहीं तो कल लग सकता है, क्योंकि उससे क्या क्या जीएसटी से एग्जाम किया है। जब वो जीएसटी काउंसिल बोलेगा तब वो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन लिक्वर पर जीएसटी अभी नहीं है और कभी भी नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है, स्टेट का पावर है तो स्टेट लगाता है वहां पर। तो लिक्वर के ऊपर क्या होता है, जीएसटी अभी नहीं कभी नहीं, बट पेट्रोल के ऊपर अभी है, अभी नहीं है, कभी लग सकता है, लेकिन लिक्वर के ऊपर अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी भी लिक्वर के ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लग सकता, क्योंकि उसको भारत के संविधान से ही, जीएसटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से ही निकाल चुके हैं हम। ओके, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से इसको निकाल चुके हैं, इसीलिए जीएसटी में क्या है, मतलब जीएसटी में पेट्रोल पे टैक्स अभी नहीं बाद में लग सकता है, जीएसटी देन लिक्वर पर अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके, याद रखना। इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स इज ए टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन विद इन देयर जुरिडिक्शन। एक पर्सन अपनी जुरिडिक्शन में जितना इनकम कमाएगा उस पर वो टैक्स देगा गवर्नमेंट को। देन एज पर आर्टिकल 366(12) है, जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब जैसे कि जो अल्कोहल को हम हमारा क्या किया गया है, हम अल्कोहल को हम बाहर निकाल दिए हैं, इसीलिए अल्कोहल पर जीएसटी अभी नहीं कभी नहीं, पेट्रोल पर जीएसटी अभी नहीं है, कभी भी जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब वो पेट्रोल पर लग जाएगी जीएसटी। देन उसके बाद अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स क्या है, मैं लिख रही हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेकर क्या करती है, बताना थोड़ा। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेकर क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर में यूज करती है, जैसे कि रोड्स बनाती है, ब्रिज बनाती है, रेलवे बनाती है, तो हमारे वेलफेयर में ही वो यूज करती है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स, टैक्स में ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि पहले तो ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड्स एरिया, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड्स एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए एरिया
देता है गवर्नमेंट हमसे टैक्स। देन प्रोमोटिंग ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। चाइना का फोन एक बार आपको याद है आया था? चाइना का जो फोन आया था, इतना छोटा सा फोन, बट साउंड कितना होता था, बस सस्ते में मिल जाता था। तो इंडिया के लोग क्यों खुद के प्रोडक्ट मतलब यूज करेंगे? हमारा प्रोडक्ट तो वैसे भी हाईएस्ट होता है, तो इसीलिए वो क्या किए, सब चाइना के प्रोडक्ट ले लिए। तो वो क्या हो गया, हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो घाटे में चले गए ना। तो इसीलिए प्रोमोटिंग ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देन टैक्स हमसे लेकर क्या करता है, ensuring price stability, reducing income inequalities, मतलब देखो, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड्स एरिया, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेकर क्या करता है, बैकवर्ड्स एरिया का डेवलपमेंट करता है। प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी वो टैक्स यूज करता है। देन रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, मतलब अमीर और अमीर ना हो, गरीब और गरीब ना हो, इसलिए बैलेंस मेंटेन करने को भी टैक्स लेती है। इसका ऑब्जेक्टिव है ये। ओके, प्राइस स्टेबिलिटी, एंश्योरिंग द प्राइस स्टेबिलिटी। देन इसके बाद हम देखेंगे आज की क्लास में और क्या देखेंगे हम। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूरा का पूरा, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस एंड ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स का क्या मीनिंग है, इनकम टैक्स का हम मीनिंग देख चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर लिखी थी मैं। इनकम टैक्स इज ए टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन विद इन देयर जुरिडिक्शन। देन जीएसटी क्या है, एज पर आर्टिकल 366(12) है। जीएसटी जो है वो जीएसटी इज ए टैक्स ऑन लेविड ऑन supply of goods, service or both except alcohol, liquor for human consumption. Then meaning of income tax के बाद objective देखे थे, development of business, backwards area, promoting of domestic industry, ensuring price stability, reducing income inequalities. ये objectives था दोनों का टैक्स का। Then उसके बाद आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होता है, पता है 3 लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कितना लिस्ट होता है, मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में हमारा 3 लिस्ट होता है। लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3। लिस्ट नंबर 1 को हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 को हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3 को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, लिस्ट नंबर 1 से क्या है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। लिस्ट नंबर 2 से स्टेट असेंबली के पास। लिस्ट नंबर 3 में दोनों के पास पावर है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया देन आर्टिकल 254 बोलता है पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी, पार्लियामेंट विल प्रिवेल। इन केस अगर प्रेसिडेंट ने बोला स्टेट सही है, देन स्टेट प्रिवेल करेगी, स्टेट विल प्रिवेल। सुनो, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, शेड्यूल 7 में लिस्ट 3 है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन बैठा है, पार्लियामेंट, सेंटर के पास पावर है। स्टेट लिस्ट को हम लिस्ट 2 भी बोलते हैं, वहां पर स्टेट असेंबली का पावर है। इन कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के पास पावर है। अगर किसी दिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया एज पर आर्टिकल 254, अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी। देन उसके बाद अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि स्टेट सही है तो स्टेट प्रिवेल कर जाएगी। क्या बोली मैं, 3 लिस्ट होता है शेड्यूल 7 में, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3। लिस्ट नंबर 1 में क्या है, पार्लियामेंट बैठी है, सिर्फ पार्लियामेंट बैठी है यूनियन लिस्ट में। स्टेट असेंबली में स्टेट असेंबली बैठी है, स्टेट लिस्ट में स्टेट असेंबली बैठी है, सिर्फ स्टेट असेंबली के पास पावर है। देन कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, दोनों के पास पावर है। अगर किसी दिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया एज पर आर्टिकल 254, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया देन वो पार्लियामेंट
प्रिवेल कर जाएगी। अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि स्टेट ही सही है, देन स्टेट प्रिवेल करेगी। ओके, अभी जो एंट्री नंबर इनकम टैक्स, आपको पता है इनकम टैक्स कहां से आया है? इनकम टैक्स हमारा लिस्ट नंबर 1 एंट्री नंबर 82 से हमारा इनकम टैक्स आया है। इनकम टैक्स कहां से आया है? लिस्ट नंबर 1 एंट्री नंबर 82। यहाँ पर ऐसे करके 1 2 3 4 करके ऐसे 97 एंट्री है इस लिस्ट में, इन लिस्ट में टोटल। तो इनकम टैक्स हमारा कहां से आया है? एंट्री नंबर 82 से आया है इनकम टैक्स। एंट्री नंबर 83 से हमारा आया है कस्टम। ओके, एंट्री नंबर 46 जो है स्टेट लिस्ट का, वहां पर आएगा एग्रीकल्चरल इनकम। यहाँ पर इनकम, यहाँ पर स्टेट लिस्ट में आएगा एग्रीकल्चरल एंट्री नंबर 46 में। याद रखना है जीएस इनकम टैक्स जो है वो कहां से आया है? एंट्री नंबर 82 से। जी कस्टम कहां से आया है? एंट्री नंबर 83 से। बट एक बात है, जीएसटी ना कोई एंट्री में आया है ना किसी लिस्ट नंबर पे है। कहाँ है जीएसटी? कहां से आया है? जीएसटी के लिए हम स्पेशल एक प्रोविजन लेके आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि था आर्टिकल नंबर, जीएसटी की सारी कहानी यहीं से लिखी गई थी, आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए। ना जीएसटी हमारा कोई लिस्ट में है ना कोई एंट्री नंबर में है। जीएसटी जो आया, क्योंकि अगर सेंट्रल के पास पावर होता, जीएसटी यहाँ से आया था तो स्टेट को प्रॉब्लम होगी, स्टेट से आता तो सेंट्रल को प्रॉब्लम होती। अगर यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों में तो पार्लियामेंट ही प्रिवेल करेगी, फिर तो सेंट्रल के पास अल्टीमेटली पावर जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? इसीलिए क्या हुआ कि जीएसटी में कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इसलिए वो क्या कर दे, एक स्पेशल आर्टिकल आया, आर्टिकल नंबर 246 स्पेशल प्रोविजन ऑफ जीएसटी, वहां से ही हमारी जीएसटी का कहानी लिखी गई थी। और इसके बाद क्या हुआ, जीएसटी जब आया हमारा जो 1 जुलाई 2017 को ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर को 8 जुलाई 27 को एप्लीकेबल हुआ। ये कैसे हुआ? वहां पर जो थी वो सीएम क्या थी, महबूबा मुफ्ती, वो मान नहीं रही थी, इसलिए 8 जुलाई को वहां पर एप्लीकेबल हुआ J&K पर। पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल था उसके, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल हुआ 8 जुलाई से। 1 से 7 जुलाई तक हमारा एप्लीकेबल था सारा पर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। देन 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल हो गया। ये थी हमारी टोटल कहानी जीएसटी की। जीएसटी आया ऐसे ही आया जीएसटी। और जीएसटी के लिए हमारा जो 122वां बिल नंबर था, याद रखना, जीएसटी बहुत सारे बिल थे, इतना सारा लंबा लाइन लगा हुआ था बिल का, तो जीएसटी भी एक बिल नंबर से आया है। कितने बिल आगे वेट कर रहे हैं? फिर जीएसटी जो बिल आया था वो बिल आया था कितने, 122वां बिल जीएसटी इस बिल नंबर से आया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 101 में, बिल नंबर था 122 में। ओके, याद रखना। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। ओके, देन इसके बाद 122वां हमारा बिल नंबर था 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 101 में कॉन्स्टिट्यूशन। देन हमारा कहीं जाकर जीएसटी आया था। बड़ा लोचा था भाई जीएसटी आने में। ओके, जीएसटी बहुत ही बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, कितना सारा चेंजेस हुआ, फिर जाकर जीएसटी आया। नहीं तो वो कहीं भी लिस्ट से ले आते, कहीं भी एंट्री नंबर से ले आते, क्यों नहीं लाए? इससे प्रॉब्लम होता था, क्योंकि अगर सेंट्रल के पास पावर है तो स्टेट को प्रॉब्लम होगी, अगर स्टेट से लाए तो सेंट्रल को प्रॉब्लम होगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ आर्टिकल नंबर 54 में, वैसे ही पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी, तो क्या कर जाएगा? तो इसीलिए एक स्पेशल आर्टिकल आया, आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए, वहां से जीएसटी की कहानी लिखी गई। इसके बाद जीएसटी में इसके बाद और एक कंसेप्ट है। जीएसटी बनाने में टोटल 35 एक्ट बने थे, याद है? ये आप नहीं जानते होंगे। जीएसटी बनाने में टोटल जीएसटी हमारे 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटोरी है। उसके बाद जीएसटी के लिए हम तीन यूटी को स्टेट मानते हैं, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी एंड J&K, जिसको हम जीएसटी में स्टेट मानते हैं। ओके, इन तीनों को हम क्या मानते हैं? स्टेट। ओके, कैसे? देखो, जीएसटी होता है, जीएसटी जब आया उसके केस में 35 एक्ट्स पास हुए हमारे, 35 एक्ट्स।
पहले तो सीजीएसटी का एक एक्ट, एसजीएसटी का कितना 31, क्योंकि मैं बोली अभी 3 यूटी को हम स्टेट में लेते हैं, दिल्ली, पांडिचेरी और जे, और यूटीजीएसटी का एक, और जीएसटी कॉम्पेंसेशन का एक, कॉम्पेंसेशन एक, और आईजीएसटी का एक, हो गया टोटल 35 एक्ट। जैसे सीजीएसटी का एक, एसजीएसटी का एक, आईजीएसटी का एक, सीजीएसटी का एक, एसजीएसटी का 31, जीएसटी में 20। वैसे तो हमारा 28 स्टेट है, लेकिन दिल्ली, पांडिचेरी और जे को हम मानते हैं कि वो डीम स्टेट है, इसीलिए हम उनको भी स्टेट मान के चलते हैं। इसलिए हमारा 31 एसजीएसटी का, यूटीजीएसटी का एक एक्ट, और आईजीएसटी का एक एक्ट, और जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट। जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट क्यों आया आपको पता है? क्योंकि जब क्या हुआ कि हमारे स्टेट ने बोला कि जब जीएसटी जब आएगी हमको लॉस होगा, अगर कुछ लॉस होगा तो सेंट्रल 5 साल तक उसको कॉम्पेंसेट करते रहेगी, इसीलिए जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट आया, जो एक एक्ट बन गया। देन सीजीएसटी का एक, एसजीएसटी का 31, आईजीएसटी का एक, यूटीजीएसटी का एक, और जीएसटी कॉम्पेंसेशन का एक, वैसे करके 35 एक्ट्स बने जीएसटी जब आया। और कस्टम में 2 ही एक्ट्स है। कस्टम में वैसे तो हमारा देखना इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स में एक ही एक्ट है, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट, इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, आईटी एक्ट 1961 में शॉर्ट में लिखती। कस्टम में क्या है? 2 एक्ट है, एक तो कस्टम एक्ट है 1962, दूसरा है कस्टम तारीफ एक्ट 1975। ओके, कस्टम में 2 एक्ट है, कस्टम एक्ट 1962 एंड कस्टम तारीफ एक्ट 1975। ऐसा क्यों है? कस्टम में प्रोविजन जो है वो कस्टम एक्ट 1962 में है, एंड कस्टम में जो रेट्स है वो कस्टम तारीफ एक्ट में रेट्स है, इसलिए कस्टम एक्ट 1962 एक है और दूसरा है कस्टम तारीफ एक्ट 1975। देन उसके बाद 35 एक्ट हो गया। इनकम टैक्स का आईटी एक्ट 19 क्या है? इनकम टैक्स का क्या है? 1961 में अच्छे से लिख लेते। ओके, इसके बाद डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का आपको पता है सीबीडीटी होता है, और आईडीटी का क्या होता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। बस ये थी आज की क्लास। मतलब यहाँ पर इनकम टैक्स में देखना प्रोविजन सेम एक्ट में है, बट कस्टम में देखना जीएसटी में भी प्रोविजन सेम एक्ट में है, रेट्स में सेम है, सब एक ही एक्ट में है, बट कस्टम में 2 एक्ट है। कस्टम एक्ट 1961, दूसरा कस्टम तारीफ एक्ट 1975। तो ये है टोटल ओवरऑल जीएसटी। कल की क्लास में हम जीएसटी अच्छे से स्टार्ट करेंगे और इनकम टैक्स भी स्टार्ट करेंगे। देन थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू स्टार्ट करेंगे। पहले तो कल की क्लास में मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी पढ़ाऊंगी। ओके, उसके बाद जो है मैं अच्छे से आपको पढ़ाती चलूंगी एक एक करके। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी कैसा है आपको पता नहीं, फिर आप मतलब बेसिक नहीं जानते, आगे आगे बढ़ते चलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सप्लाई का मीनिंग तो बहुत ही वास्ट है। ये जो सप्लाई होता है ना, हम वैसे ही बोल देते हैं जीएसटी सप्लाई का रूल लगता है। भाई सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में देखना सप्लाई बहुत बड़ा है कंसेप्ट। ओके, सप्लाई भी बहुत बड़ा है, इसीलिए हम सप्लाई भी बाद में देखेंगे। सो लव यू ऑल, दैट्स इट फॉर टुडे।